हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का। इसके साथ हम एक मेथड भी पढ़ चुके हैं जिसका नाम था परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम बात करेंगे डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो बेटा, एज पर योर न्यू सिलेबस आपकी जो डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कट हो चुकी हैं। बट क्योंकि आपको चैप्टर मैं चाहती हूँ अच्छे से समझ में आ जाए और आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं आपकी डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करवा रही हूँ। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो 5 डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जिसमें फर्स्ट है हमारी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकेंड है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड है हमारी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ ग्रेटर देन यूनिटी और इलास्टिक डिमांड, और फिफ्थ है हमारी लेस देन यूनिटी और इन इलास्टिक डिमांड। देखो बेटा, इलास्टिसिटी के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इलास्टिसिटी क्या होता है? चेंज देखते हैं हम किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस की। जो हमारी डिमांड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस चेंज होने का। ठीक है बेटा, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में हमें बता रहा है कि डिमांड फॉर अ गुड इज़ परफेक्टली इलास्टिक ओनली व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंज इन इट्स प्राइस। तो देखो बेटा, इसमें वो बोल क्या रहा है, उसमें बोल रहा है कि जो एक गुड होती है उसकी वो कब कहलाती है, उसकी जो डिमांड है परफेक्टली इलास्टिक, जब व्हेन अ वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स ब्रिंग इनफाइनाइट चेंज इट्स डिमांड। कहने का मतलब है अगर स्लाइटेस्ट सा चेंज हो जाए किसमें, उसके प्राइस में, तो उसकी जो डिमांड होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है। यानी कि अगर प्राइस स्लाइटेस्ट हाई हुआ, ठीक है, यानी इंक्रीज इन प्राइस हुआ, तो डिमांड उसकी जीरो भी हो सकती है। और अगर मान के चल रहे हम डिक्रीज इन प्राइस हुआ, स्लाइटेस्ट डिक्रीज मतलब थोड़ा सा भी चेंज हुआ, प्राइस डिक्रीज हो गया, तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो हमें इसको ना थोड़ा सा उससे देख लेते हैं, ग्राफ से कैसे करना है। तो देखो बेटा, जहाँ ए लिखा है वो वाला ग्राफ देखो आप। हमने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया है। तो देखो बेटा, जब प्राइस 10 रुपीज़ था, ठीक है, प्राइस कितना था 10 रुपीज़, तो अगर हम देख रहे हैं कि 10 रुपीज़ का प्राइस है, अगर थोड़ा सा चेंज हो जाए, स्लाइटेस्ट चेंज हो जाए नीचे की तरफ, तो जो उसकी डिमांड होती है वो जीरो हो सकती है। अब सॉरी, अगर प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज होता है तो उसकी डिमांड इनफाइनाइट तक बढ़ सकती है। देखो लिखा है 10, 20, 30, इनफाइनाइट मतलब जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब कितनी भी डिमांड हो सकती है उसकी। ठीक है, अगर 10 रुपीज़ प्राइस हो तो हो सकता है 10 डिमांड हो, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, अगर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो। और अगर प्राइस स्लाइटेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, मान के चल रहा है 10 से 11 रुपये भी हो गया है प्राइस, तो हो सकता है उसकी जो डिमांड है वो जीरो हो जाए, मतलब लोग परचेज ही करना छोड़ दे। जब ऐसी सिचुएशन होती है तब हम क्या कहते हैं, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। और इसको शो भी करते हैं E इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर। फर्स्ट में वो क्या बोल रहा है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना प्राइस में, तो जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, या तो बहुत बढ़ जाएगी प्राइस कम होने से, या एकदम जीरो भी हो सकती है अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया तो। अब बात कर लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो बेटा, वर्ड क्या है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, क्या मतलब होता है इन इलास्टिक का, नो चेंज। ओके, सो द डिमांड फॉर अ गुड इज परफेक्टली इन इलास्टिक व्हेन नो चेंज इन डिमांड टेक प्लेस ड्यू टू सब्सटेंशियल चेंज इन प्राइस। कहने का मतलब ये है कि प्राइस का चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, बट उसका क्वांटिटी डिमांड पे कॉमोडिटी के कोई असर नहीं पड़ता। ये मोस्टली कब होता है, नेसेसरी गुड्स में होता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो हमें कोई गुड्स होती है ना, ऐसे गुड्स जिनके बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है बेटा, तो उन गुड्स में क्या होता है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, आपकी जो डिमांड होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देख लेते हैं हम। तो देखो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे अगेन प्राइस लिया हुआ है, और देखो ई डी इज इक्वल टू जीरो शो कर रखा है। जीरो मतलब नो चेंज। चाहे प्राइस आपका देखो पहले 5 था, फिर 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, बट जो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी है वो चेंज नहीं हुई है। चाहे प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे, डिमांड ऑफ कमोडिटी पे। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं आ रहा।
अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड है हमारा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वर्ड क्या है देखो बेटा, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब यहाँ पर क्या है, इक्वल टू वन, ठीक है, यूनिटरी। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेम चेंज होगा। जितना आपके प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही आपकी क्या हो गई, डिमांड में भी चेंज आ जाएगा, सेम परसेंटेज से, ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम, the demand for a good is equal to 1 or will be unitary elastic when the percentage change in demand equals the percentage change in price। कहने का मतलब है अगर जिस परसेंटेज से प्राइस इंक्रीज हुआ उसी परसेंटेज से जो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसके अपोजिट जिस परसेंटेज से प्राइस डिक्रीज हुआ है उसी परसेंटेज से डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला में भी किया हुआ था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर आप निकालोगे दोनों में सेम है, मान के चल रहा है 30% इंक्रीज हुआ हमारे प्राइस में और 30% ही डिक्रीज हुआ क्वांटिटी में, तो 30/30 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। तो इसको ग्राफिकली देख लो। देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो जब 4 यूनिट थे तो हमने कितने लिए हैं, जब 4 यूनिट थे तो हमने 60 यूनिट परचेज किए हैं, तो 4 6 24 यानी कि 240। क्लियर। अब इसके बाद अगर हमने देखो 6 रुपीज़ हो गया प्राइस, तो हमने 40 यूनिट्स लिए हैं, तो अगेन अगर आप 6 × 40 करोगे तो अगेन कितना आ जाएगा आपका, फिर से आंसर कितना आ जाएगा, 240। यानी कि कहने का मतलब ये चेंज नहीं हो रहा, आपके जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रह रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि अगर मान के चल रहे हैं कि प्राइस बढ़ गए तो आपने क्वांटिटी परचेज करना कम कर दिया, और अगर प्राइस कम हो गए हैं तो आपने क्वांटिटी परचेज करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। बट जो आपके टोटल एक्सपेंडिचर है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप पहले भी 240 ही खर्च कर रहे थे और अभी भी कितना खर्च कर रहे हो, 240। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। यानी कि जितनी परसेंटेज से आपका प्राइस इंक्रीज हुआ है उतनी ही परसेंटेज से आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, जिसका नाम है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्रेटर देन यूनिटी यानी कि एक से ज़्यादा। ये कब होता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज ग्रेटर देन 1। तो कहने का मतलब क्या है कि जब प्राइस में चेंजेस आता है, चाहे वो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, अगर इंक्रीज़ हो रहा है प्राइस, मान के चल रहे हैं हम 2 रुपीज़ से, बट उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाए, 5 यूनिट से लेस हो जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है प्राइस में, इंक्रीज़ हो रहा है, और जो उसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से डिक्रीज़ हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, वो ग्रेटर देन यूनिटी है। अगर मान के चल रहे हैं प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है 10% से, और जो उसकी डिमांड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है 50% और 40% से, तब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। क्योंकि जितना परसेंटेज चेंज हो रहा है प्राइस में उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज चेंज हो रही है किस में, क्वांटिटी डिमांडेड में। अब इसका हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम ध्यान दें तो इनिशियल प्राइस की बात करें तो पी और क्यू को हम लेके चल रहे हैं। तो देखो, अगर प्राइस पी था तो हमारी डिमांड क्या थी, क्यू, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। बट अगर प्राइस जो हुआ आपका थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, दिख रहा है आपको, पी से कहाँ पहुँच गया, P1, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो देखो कितनी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, क्यू से कहाँ पहुँच गई, Q1। देखो इधर अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये यहाँ पहुँच गई है, ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, जबकि प्राइस तो सिर्फ थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था, है ना, यहाँ पे देखो। तो वो यही कहना चाह रहा है कि P से P1 तक पहुँच रहा है, थोड़ा सा चेंज है प्राइस में, बट जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेटर देन 1। अब हम अपने फिफ्थ की बात कर लेते हैं, लास्ट, वो है हमारा लेस देन यूनिटरी। क्या वर्ड है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड। तो देखो बेटा, ईडी मैंने आपको बता दिया, इलास्टिक ऑफ डिमांड ईडी से शो करते हैं, तो इसको क्या बोला गया है, लेस देन 1। ये कब होगा, जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। कहने का मतलब है तो चेंज हो रहा है किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में, वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर मान रहे हैं हम कि प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फिर भी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ही डिक्रीज़ हुई है, क्योंकि हम जानते हैं ना अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। तो वो ये कह रहा है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी क्वांटिटी थोड़ी सी ही कम हो, या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने के बावजूद भी जो क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं वो थोड़ी सी ही इंक्रीज़ हो, तब हमारी बात आ जाती है लेस देन यूनिटरी की।
फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर अ गुड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर दैट गुड इज़ लेस देन यूनिटरी। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ से समझे तो देखो बेटा, पहले हमने इनिशियल क्या मान के चला, पी और क्यू। ठीक है, तो पी पे हमारी कितनी डिमांड थी, क्यू क्वांटिटी की डिमांड थी। अब प्राइस देखो कितना ज़्यादा डिक्रीज हो गया, P2 P1 हो गया, काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गया, बट जो क्वांटिटी है वो सिर्फ क्यू से देखो Q1 थोड़ी सी ही इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो देखो इधर अगर मैं बात करूं तो ये तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, जबकि प्राइस तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो हम इसको क्या कहते हैं, लेस देन 1। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ग्रेटर देन है किससे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से। ठीक है बेटा, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो लेस देन है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो ये बेटा ये सब किसके बारे में था, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि समझना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथमेटिकली इसको अप्लाई करोगे, तब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ द कॉमोडिटी। हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि मोस्टली हमारी जो कॉमोडिटी है वो 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी। जो नेसेसरी गुड्स होती है वो गुड्स होती है जिनके बिना हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेसिक नीड्स में आती है हमारी नेसेसरी गुड्स। कंफर्ट गुड्स वो होती हैं जो हमारे लाइफ को और अच्छा बना देती हैं, और लग्जरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो डिज़ायरेबल गुड्स होती है, जो हर पर्सन चाहता है खरीदना, बट लेकिन कुछ ही पर्सन जो होते हैं वो एबल होते हैं कि वो परचेज़ कर सकें। ठीक है, तो जो हम बात करें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वो मेनली किस पे डिपेंड करती है, नेसेसिटी पे। अगर मान के चल रहे हैं, अगर हमने बोला कि अभी जो नेचर ऑफ द कॉमोडिटी पे डिपेंड करती है कौन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर नेसेसरी गुड्स है, ठीक है, कौन सी गुड है, नेसेसरी गुड्स है, तो ऑब्वियस है कि जो उसकी डिमांड होगी वो इन इलास्टिक होगी या लेस देन 1 होगी। क्यों इन इलास्टिक क्यों होगी? क्योंकि बेटा जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, आपकी नेसेसरी गुड्स का, आपको उनको परचेज करना ही करना पड़ेगा, यानी कि नो इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड ऑफ द कॉमोडिटी, क्योंकि जितनी मर्जी आपकी प्राइस बढ़े आपको तो परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंफर्ट गुड्स की। तो कंफर्ट गुड्स में आ जाता है हमारा इक्वल टू 1 वाली बात, यानी कि यूनिटरी इलास्टिक की, जितना अगर मान के चल रहा है प्राइस बढ़ रहा है, हम उतनी ही उसी हिसाब से अपनी डिमांड भी डिक्रीज कर लेते हैं, बट टोटल एक्सपेंडिचर लगभग सेम ही रखते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट गुड्स हैं। ठीक है, फिर बात करें लग्जरी गुड्स की, तो जो डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज़ मोर इलास्टिक एज पीपल बाय मोर ऑफ देम एट अ लोअर प्राइस। कहने का मतलब ये, जो लग्जरी आइटम्स होती हैं ना, उसको इंसान कब खरीदता है, जब वो थोड़ी सी सस्ती हो जाती है ना, यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, मोर देन यूनिटरी। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगा थोड़ा सा तो डिमांड हो सकता है बिल्कुल कम हो जाए या जीरो हो जाए, और अगर प्राइस थोड़ा सा घटेगा तो डिमांड इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं इनकम लेवल की। तो बेटा देखो, ये तो आप सबको ही मालूम है कि अगर इनकम हाई लेवल का हमारी इनकम होगी, ठीक है, अगर हम अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं, तो हमारी जो इलास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, क्योंकि हमें असर नहीं पड़ेगा कि चीज़ें कितनी महंगी हो रही है। इसके अपोजिट हम एक और देखें, अगर इनकम बिल्कुल लो लेवल पे है, ठीक है, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा चीज़ें कितनी महंगी हो रही है, सस्ती हो रही है। क्यों? क्योंकि हम तब भी परचेज़ नहीं कर पा रहे थे और हम अब भी परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बट जो मिडिल इनकम के लोग होते हैं ना, उनकी जो डिमांड होती है वो मोर इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं तो वो डिमांड अपनी कम कर लेते हैं, और चीज़ें अगर सस्ती हो जाती हैं तो डिमांड उनकी हाई हो जाती है। ठीक है, तो जो 3 लेवल होते हैं ना इनकम के, हाई, मिडल और लो, उन पे बोला गया है कि जो हाई और लो लेवल होते हैं उनके तो इन इलास्टिक रहते हैं, क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मिडल लेवल वाले इनकम वाले लोग होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो क्या होती है, वो उनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर वो चीज़ें सस्ती हो जाती है तो ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं सब्सिट्यूट गुड्स की। मैंने आपको सब्सिट्यूट गुड्स बता दिया था, जो यूज़ कर सकते हैं एक प्लेस, वन प्लेस ऑफ अनदर, जैसे टी और कॉफ़ी का था, पेप्सी और कोका कोला का था ये। सो जिसकी कॉमोडिटी ज़्यादा होगी,
ठीक है। जिस कॉमोडिटी के सब्स्टिट्यूट्स कॉमोडिटी ज़्यादा होगी वो मोर इलास्टिक डिमांड होगी। क्यों? क्योंकि अगर उसका थोड़ा सा प्राइस चेंज होगा तो हम कोई और चीज़ परचेज़ कर लेंगे, और किसी और चीज़ को परचेज़ करने का मतलब क्या हो गया? मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। क्योंकि अगर थोड़ी सी प्राइस इसका बढ़ा तो हमने कोई और चीज़ ले ली, और अगर थोड़ा सा प्राइस इसका घट गया तो हमारी इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो इसलिए इसकी क्या हो जाती है? मोर इलास्टिक डिमांड, ठीक है। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, अब देखो पोस्टपोनमेंट ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि आप पोस्टपोन कर सकते हैं कितना, ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड्स राइजेस एंड इट्स कंजप्शन कैन बी पोस्टपोन, मान के चल रहे हैं अगर आज प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का और हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं कि अगली बार ले लेंगे, तो द डिमांड फॉर गुड्स विल बी इलास्टिक, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। कैसे? क्योंकि हम आज ना परचेज करके फिर कभी कर लेंगे, कहने का मतलब है प्राइस हाई हुआ, डिमांड लो हो गई, ठीक है। मान के चल रहे हैं आपको लैपटॉप परचेज करना था, पर आपने देखा कि जो लैपटॉप है उसके तो प्राइस हाई हो गए हैं और आप वेट भी कर सकते हो अगले साल का, तो आप अगले साल ले लोगे, तो इसलिए वो पोस्टपोन कर दिया आपने, तो डिमांड जो होगी उसकी वो क्या होगी? इलास्टिक होगी। कैसे? क्योंकि आपने प्राइस बढ़ाया, उसकी डिमांड कम हो गई, ठीक है। बट जिनकी डिमांड जो होती है इन इलास्टिक है, ठीक है। कहने का मतलब कैसे, किनकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है? जो अर्जेंट चाहिए, मान के चलना इंजेक्शन हो गए, ठीक है, कोई मेडिसिन हो गई, अगर उनके प्राइस हाई भी हैं पर तब भी आप उसको परचेज करोगे क्योंकि अर्जेंसी में आपको चाहिए, इंजेक्शन हो गई, मेडिसिन हो गई, तो क्या आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो? नहीं, तो उनकी डिमांड क्या हो गई? इन इलास्टिक। फिर बात कर लेते हैं कॉमोडिटीज विद मोर यूजेस। अगर जैसे बात करें मिल्क की या किसी चीज़ की, अगर उसकी कमोडिटी बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा जगह यूज़ होती है, तो जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो मोर होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दूध महंगा होगा हम उससे बनने वाले प्रोडक्ट जो है उनका यूज़ करना थोड़ा कम कर देंगे। जब यूज़ करना कम कर देंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, इसलिए हमने इसको बोला गया मोर इलास्टिक डिमांड। यानी कहने का मतलब ये है, जो चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ हो सकती है, बट अगर उसके प्राइस हाई हो गए हैं तो हम वो चीज़ें बनाना छोड़ देते हैं, इस वजह से उनकी डिमांड क्या हो जाती है? मोर इलास्टिक हो जाती है। उसके बाद हैबिट्स एंड फैशन, देखो जिसकी हैबिट है बेटा, जैसे सिगरेट पीना हमें मालूम है बहुत लोगों की हैबिट है, तो उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है, क्योंकि चाहे सिगरेट 10 रुपये की मिले या 20 रुपये की मिले, अल्कोहल चाहे 100 हो चाहे 300 हो, उन्हें परचेज वो करेंगे, ठीक है। सो द कॉमोडिटी ऑफ विच द कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल सच एज टी, सिगरेट्स एंड कॉफ़ी हैव लेस इलास्टिक डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर गुड्स महंगी भी होगी तो भी वो परचेज करते हैं, हो सकता है थोड़ा कम परचेज करें बट परचेज तो करेंगे ही ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है? लेस इलास्टिक डिमांड, कम असर पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिमांड बढ़ा और आपने थोड़ा सा प्राइस बढ़ा और आपने डिमांड करना बंद कर दी। फिर बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स की, ये भी इफेक्ट करती है ड्यूरेबिलिटी। कैसे? कि इफ़ द गुड्स आर मच ड्यूरेबल, अगर मान के चल रहे हैं गुड्स बहुत लंबे समय तक चलने वाला है, तो जो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो क्या होगी? इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मैंने आज परचेज़ कर लिया तो आने वाले 10 सालों तक मुझे उसकी नीड दोबारा नहीं पड़ने वाली, तो इसीलिए क्या बोल देते हैं उसको हम? इन इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। और जो कॉमोडिटी हम बात करें कि जो कम से कम यूज़ में होती है, मतलब मान के चल रहे हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, तो उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है। उसके बाद बात करें टाइम की, तो टाइम में इन शॉर्ट पीरियड द डिमांड इज़ लेस इलास्टिक एंड मोर इलास्टिक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर लंबे समय के लिए कोई चीज़ हम, देखो जो चीज़ हम छोटे छोटे टाइम पीरियड पे लेते रहते हैं, जैसे हम टी लेते हैं, शुगर लेते हैं, नेसेसरी गुड्स लेते हैं, तो उनकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम बाद हमें नीड पड़ती रहती है उनकी। बट जो चीज़ हम लॉन्ग पीरियड के लिए लेते हैं तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? हमारी इलास्टिक हो जाती है, ठीक है। सो द हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर डू नॉट चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हैंस इट इज़ नॉट इलास्टिक, बट सब्सटीट्यूट फॉर मैनी गुड्स कैन बी फाउंड इन लॉन्ग रन, हैंस इट इज़ मोर इलास्टिक। कह रहा है कि अगर छोटे टाइम पीरियड में तो हमारी जल्दी जल्दी डिमांड चेंज नहीं होती, क्योंकि हमें वो रोज़ खरीदने ही होते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड बाद। बट अगर कोई लॉन्ग पीरियड की बात करें तो लॉन्ग पीरियड में सब्सटीट्यूट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट भी आ जाता है मार्केट में, इसलिए उनकी डिमांड क्या हो जाती है? इलास्टिक। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करें तो मैंने बताया था आपको, जहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है वहाँ पे मोर इलास्टिक होते हैं, बिकॉज ऑल बाय मोर इफ़ प्राइस डिक्रीज एंड वाइस वर्सा, क्योंकि सबकी इक्वल इनकम है, तो जब प्राइस लो होगा तो ये लोग परचेज कर पाएंगे। बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जैसे हाई, रिच और मिडल, तो उसमें क्या होती है? आपकी जो डिमांड होती है वो लेस इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि सब अपनी किसके अकॉर्डिंग परचेज करते हैं? नीड्स के अकॉर्डिंग।
रेंज ऑफ प्राइस की बात करें तो वेरी हाई और वेरी लो प्राइस गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, क्योंकि अगर प्राइस बहुत हाई है किसी चीज़ के, BMW वगैरह के, अगर उनके प्राइस थोड़े से और भी बढ़ जाएंगे तो जो लग्जरी आइटम परचेज करने वाले लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तो इसलिए क्या हो जाता है, लेस इलास्टिक डिमांड। बिकॉज द डिमांड फॉर गुड्स विद वेरी लो प्राइस नेसेसरी गुड्स इज लेस अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस। अगर हम बात करें लो प्राइस गुड्स की, तो कोई चीज़ अगर हमें 10 रुपये में मिलती है, अगर वो अब चीज़ 11 रुपये में मिल जाती है तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हमारी लाइफ में। तो फर्स्ट है हेल्प्स इन प्राइस डिटर्मिनेशन। तो प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स की ये मदद करता है किसमें, फिक्सिंग प्राइस में। किसमें मदद करता है, प्राइस फिक्स करने में। इट्स ऑफ मच हेल्प टू मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट कौन होता है, जो सिंगल सेलर होता है, जो परचेज करने वाले बहुत होते हैं और सेलर सिंगल होता है। इफ़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन यूनिटेड द प्राइस शुड बी फिक्स्ड लो। अगर हमें मालूम है कि अगर किसी का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, वो क्या है, हमारी मोर इलास्टिक है, तो हम क्या करेंगे, उसके प्राइस थोड़े लो रखेंगे, क्योंकि थोड़े से प्राइस इंक्रीज होने पे क्या हो जाएगा, डिमांड फॉल हो जाएगी। ठीक है, सो इफ़ इलास्टिसिटी इज़ लेस देन यूनिटी प्राइस शुड बी फिक्स हाई। अगर उसकी इलास्टिसिटी लेस है, कि अगर मान के चल रहे हैं कि थोड़े से प्राइस हाई होने पे भी लोग क्वांटिटी थोड़ा कम परचेज़ करेंगे, पर इतनी नहीं कम परचेज़ करेंगे, तो हम उनके प्राइस क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। फिर बात करें प्राइसिंग की। सो प्राइसिंग मतलब एक तो हमने प्राइस डिटरमाइन कर लिया कि कितना हमें प्राइस रख सकते हैं। फिर आता है बात प्राइसिंग की, कि प्राइस जो पब्लिक यूटिलिटी के लिए है वो कितने। The knowledge of elasticity of demand is helpful for fixing price of public utilities such as water, electricity, cooking, gas, ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करें एडवांटेज टू गवर्नमेंट को भी मदद करते हैं, कैसे, क्योंकि ये जो टैक्स पॉलिसी होती है वो भी इसके अंडर की जाती है। सो द नॉलेज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हेल्पफुल टू गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट्स हैविंग मोर देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी टैक्स्ड एट लोअर रेट एंड द प्राइस विल बी लो। क्योंकि देखो उनको पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो डिमांड है वो क्या है, मोर इलास्टिक है, कि थोड़े से प्राइस बढ़ेंगे तो लोग उनको परचेज़ करना बंद कर देंगे, तो वो चीज़ें क्या करते हैं, टैक्स उन पर कम लगाते हैं ताकि उसका प्राइस कम रहे। बट जिनकी डिमांड उन्हें पता है कि इन इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, उनके प्राइस वो थोड़े हाई रखते हैं, क्योंकि लोग उनको तब भी परचेज़ करेंगे जब प्राइस हाई होंगे। फिर आते बात प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही सेम कमोडिटी के लिए आप अलग अलग प्राइस लेते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है आप कोई चीज़ मान के चले, पनीर सेल कर रहे हैं तो किसी से 20 रुपीज़ ले रहे हैं, किसी से 30 रुपीज़ ले रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस प्रोसेस बिलोंग टू द मार्केट इन विच सेलर सेल्स द गुड्स सेम कमोडिटी एट 2 और मोर डिफरेंट प्राइजेज एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, सेम कमोडिटी के अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ये कौन करता है, मोनोपोलिस्ट करता है। तो ही फिक्सेस लो प्राइस। वो लो प्राइस कब फिक्स करेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाई होगी, और वो हाई प्राइस कब फिक्स करेगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, लेस होगी। क्योंकि अगर हाई है, मान के चले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ने पे लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, और अगर प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड लेस है तो थोड़ा प्राइस हाई होने पे भी लोग उसको परचेज कर लेंगे। फिर बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रिवार्ड्स फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, जिसमें नाम आता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो हमें उनको कितने चार्जेस देने हैं। जैसे लैंड पे क्या होता है, रेंट होता है, लेबर पे क्या होती है, वेजिस होती है, ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो हम उनको कितना देना चाहते हैं, प्रॉफिट कितना देना है एंटरप्रेन्योर को, सैलरी कितनी देनी है, इस बेस पे भी हम क्या करते हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी हेल्प करती है। दोज फैक्टर विच आर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड आर इजीली अवेलेबल विल हैव inelastic demand. So price elasticity of demand is useful in determining the price of such factors. In case of wage rate of the elasticity of demand of a worker service is more than unity, he will not demand high wages. अगर मान के चल रहे हैं कहीं बहुत ज़्यादा वर्कर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या ज़्यादा वेजेस ले पाएंगे एंटरप्रेन्योर से, नहीं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा मांगेंगे तो हम किसी और को ले लेंगे। बट अगर इसका उल्टा देखें, जहाँ वर्कर ही अवेलेबल नहीं है, तो वो हाई चार्जेस मांग सकते हैं, क्योंकि अगर वो चले गए तो काम कौन करेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा आज का जो चैप्टर था वो ख़त्म हो चुका है, जिसका नाम क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आए और आप इससे अच्छे से अपने नोट्स बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।